वेलकम टू यूपीएससी वाला। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। ट्राइबल रिवोल्ट्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आपको एब्स्ट्रैक्ट लगता है, बहुत सारी बातें होती हैं एक्चुअली में इसमें पढ़ने को, और ये क्लियर नहीं हो पाता कि कितना पढ़ना है। ट्राइबल रिवोल्ट, पीजेंट रिवोल्ट, सिविल अपराइजिंग, मिलिट्री अपराइजिंग, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ते वक्त सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि कितना डेप्थ में जाना है। क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल रिवोल्ट की डेप्थ में जाना शुरू कर दें तो उसकी कोई एंडिंग नहीं है। आप एक इंडिविजुअल रिवोल्ट के बारे में भी इनफ पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है, ध्यान देना होता है, बिकॉज इन रिवोल्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमेशा यह रिकमेंड किया जाता है कि आप बजाय इसके कि किसी एक पार्टिकुलर रिवोल्ट की बहुत ज्यादा डेप्थ में जाएं, आप इसकी विड्थ को कवर करें। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स आप कवर कर लें, और कवर करते वक्त आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसे लिमिट करें, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब इंफॉर्मेशन को कितना लिमिट करना है ये तो सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसी कितनी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप किसी भी पार्टिकुलर रिवोल्ट को अगर पढ़ रहे हो तो 5 बातों पर ध्यान दो। सबसे पहले तो वो रिवोल्ट कहां हुआ, दूसरा वो रिवोल्ट कब हुआ, तीसरा उस रिवोल्ट के होने का कारण क्या था, चौथा उस रिवोल्ट को किसने लीड किया, और पांचवा उस रिवोल्ट का रिजल्ट क्या निकला। आप केवल इन 5 बातों पर कॉन्सेंट्रेट करो किसी भी रिवोल्ट के बारे में, इससे ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। चाहे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो वो इन्हीं 5 इंफॉर्मेशन से कवर हो जाएगा, और मेंस में वो किसी स्पेसिफिक रिवोल्ट को पूछे ये अनयूजुअल है, अक्सर वो कंबाइंड करके ही पूछते हैं। अगर हम प्रीलिम्स स्पेसिफिकेशन भी लें तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 इंफॉर्मेशन हैं जो आपका क्वेश्चन एड्रेस करवा देंगी। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स पर हम आगे बढ़ें और विस्तार से एक एक ट्राइबल रिवोल्ट को हम समझें, उसके पहले आपको ओवरऑल जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उनका कैरेक्टर या नेचर समझना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ओवरऑल इन ट्राइबल रिवोल्ट्स के कैरेक्टर या फिर नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। उनके कैरेक्टर और नेचर को अगर हमें फंडामेंटली समझना है तो 2 बातें समझनी होंगी। एक तो इन रिवोल्ट्स के होने के कारण क्या थे। देखो, हर रिवोल्ट का अपना एक स्पेसिफिक रीजन था, वो तो रहेगा, लेकिन ओवरऑल कुछ ऐसी बातें थी जो लगभग आपको हर ट्राइबल रिवोल्ट में कॉमन मिलेंगी। दूसरा कि जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे ये मेनलैंड रिवोल्ट से थोड़ा बहुत कैसे डिफरेंट हो जाते थे। इन 2 बातों पर समझेंगे। उसके पहले हम यहां पर 10 ट्राइबल रिवोल्ट कवर करने वाले हैं। उनकी लिस्टिंग आपके सामने है, आप उसे देख सकते हो। चुआर अपराइजिंग, जिसे हम जंगल महल की अपराइजिंग भी बोलते हैं, जो 1776 से 72 के बीच में हुई। अच्छा, यहां पर एक बात मैं और स्पेसिफाई कर दूं, जब इन अपराइजिंग्स की बात होती है तो आप ये मत समझो कि आपको एक स्पेसिफिक ईयर मिलेगा या कोई डेट मिलेगी या कोई महीना मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये जो ट्राइबल अपराइजिंग्स हैं ये बहुत लंबे समय तक चलती थी, उसमें कई सारे गैप्स होते थे। कई बार तो स्कैटर्ड वे में ये अपराइजिंग्स 50-50 साल चलती थी, 70-70, 80-80 साल चलती थी। इनके बीच में कुछ इंटरवल्स और गैप्स मिलेंगे आपको। एक बार ये अपराइजिंग हुई, 2-3 सालों तक चली, फिर 10-15 साल शांत हो गई, फिर इवॉल्व हुई, किसी और ने इसको लीड किया, फिर ये चली 2-3 साल चली, और उसके बाद 10-15 साल का गैप आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसा मिले कि ये अपराइजिंग इस डेट से इस डेट तक चली, या आपको मल्टीपल डेट्स मिले, तो परेशान नहीं होना है। अलग अलग टाइम फ्रेम में एक ही ट्राइबल ग्रुप को लीड करने वाले अलग अलग लीडर्स किसी भी ट्राइबल रिवोल्ट को या अपराइजिंग को बहुत लंबा लेकर जाते हैं। तो इसमें डेट्स में आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डेट आपको नहीं मिलेगी, कोई स्पेसिफिक ईयर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि ये स्पैन ऑफ ईयर्स में फैले हुए ट्राइबल रिवोल्ट्स रहे हैं। तो जैसे चुआर अपराइजिंग या जंगल महल की अपराइजिंग ये 1776 से 72 के बीच में रही। भील अपराइजिंग ये 1881 टू 31। हो एंड मुंडा अपराइजिंग 1820 टू 37, और इसके बाद ये 1899 ऑनवर्ड्स भी चलता है, जब बिरसा मुंडा इसको लीड करते हैं। कुकी रिवोल्ट ये 1826 से 30 में रहता है। इसके बाद अहोम रिवोल्ट 1828। खासी अपराइजिंग 1829 टू 32।
कोल अपराइजिंग 1831, देन कोंड अपराइजिंग 1837 टू 56, संथाल रेबेलियन 1855 एंड 56, प्लस संथाल रेबेलियन का एक और फेज जो 1922 के अराउंड इवॉल्व हुआ। खैर उतना बस जानते रहिए। तो देखिए ये वो अपराइजिंग्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना और समझना है। चलिए इनके बारे में ऑफ कोर्स बात होगी, और जो बातें मैंने आपको बताई कि 5 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, मैं उस चीज को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी भी ट्राइबल रिवोल्ट को पढ़ते वक्त इन 5 बातों का ध्यान दीजिए, तो ऑफ कोर्स मुझे पढ़ाते वक्त भी उन 5 बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि आपके लिए उसे ग्रैब करना आसान हो। एक तो हम किसी भी रिवोल्ट को ओवरऑल सिनेरियो में पढ़ लेंगे, रिवोल्ट कहां और कैसे शुरू हुआ, किसने लीड किया, क्या रीजंस, क्या आउटकम निकले। उसके बाद मैं आपको हर रिवोल्ट के बाद एक चार्ट प्रोवाइड करवाऊंगा और उस चार्ट में बिल्कुल स्पेसिफिकली मेंशन होंगी ये 5 बातें, ताकि आपको उसे दिमाग में रखना आसान हो जाए। बिलीव मी, इस क्लास के बाद ट्राइबल रिवोल्ट तो कम से कम आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, इतना मैं अश्योर करने की कोशिश करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या कॉजेस थे ओवरऑल। हम ओवरऑल अभी बात कर रहे हैं, अभी हम किसी पार्टिकुलर ट्राइबल रिवोल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ट्राइबल पॉपुलेशन जो मेजरली फॉरेस्ट या वुडलैंड्स के एरिया में रहा करती थी, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब यह था कि वो किसी जंगल के एक हिस्से को साफ करते थे और वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। एक एग्रीकल्चर या एक क्रॉप लेने के बाद वो पीस ऑफ लैंड जब फर्टाइल नहीं रह जाता था तो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर जंगल को साफ करके एग्रीकल्चर करते थे। दैट वाज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस। इसके अलावा वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे और कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो उनकी ट्राइबल लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उसका इस्तेमाल करते थे। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है, इंडिया की ट्राइबल लाइफ में एक विलेन एंटर करता है, और वो जो विलेन था यानी कि ब्रिटिशर्स, जब वो इंडिया में एंटर करते हैं तो वो इंडिया की सोसाइटी के हर सेगमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं और उनका शिकार ऑफ कोर्स ट्राइबल्स भी बनते हैं। ट्राइबल्स जो कि इंडियन सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत आइसोलेटेड थे और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे, वो ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज्यादा नहीं थे। वो बहुत ही मतलब एक ट्राइबल ग्रुप आपस में ही ऑर्गेनाइज्ड होता था, बाकी अदर ट्राइबल ग्रुप्स के साथ उनका ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत स्ट्रांग नहीं मिलेगा। चूंकि वो आइसोलेटेड थे, एक इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी लाइफ जीते थे, तो वो ज्यादा वल्नरेबल थे। और ब्रिटिशर्स की एंट्री के बाद जो जितना ज्यादा वल्नरेबल था वो उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट हुआ। लेकिन इसका मतलब ये तो था नहीं कि वो आइसोलेटेड थे, बहुत ऑर्गेनाइज नहीं थे, कमजोर थे, तो वो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। उन्होंने उठाई और उसी के रिजल्टेड हमें कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स देखने को भी मिले। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स की मदद से मनी लेंडर्स, जमींदार, इन्होंने ट्राइबल लाइफ में इंटरवीन करना शुरू किया, तब ट्राइबल्स को यह फील होने लगा कि जो उनका सोशल फैब्रिक है वो वायलेट हो रहा है। वो जैसे अपनी लाइफ पहले जिया करते थे, अब उनके लिए वैसे लाइफ जी पाना संभव नहीं रह गया है। पैरेलली जो ट्राइबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस थी वो अब थ्रेट में आ रही थी। नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जंगलों के ऊपर कंट्रोल चाहते थे ब्रिटिशर्स। आप समझिए, जंगल कभी से किसी के थे ही नहीं। कभी किसी राजा ने पास्ट में जंगलों को क्लेम नहीं किया। जंगल उनकी टेरिटरी का पार्ट जरूर होते थे, लेकिन वो वहां अपने नियम कानून नहीं लगाते थे। और जंगल में रह रही पॉपुलेशन या जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन किसी आइसोलेटेड एरिया में रह रही है, जंगल पे, पहाड़ पे, उस एरिया को नहीं छेड़ा जाता था, उनके ट्रेडिशनल राइट्स को नहीं छेड़ा जाता था। अगर वो जंगल से कुछ चीजें लेते हैं अपने यूज के लिए तो कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता था। मतलब ये कॉमन सेंस था कि जंगल के ऊपर जो ओनरशिप है वो वहां पे रह रही पॉपुलेशन का है। ये कॉमन सेंस था। और फिर कोई आता है और वो नए नए नियम लगाता है कि आप जंगल से इस पेड़ को काट सकते हो, इसको नहीं काट सकते, आप जंगल के इस प्रोड्यूस का इस्तेमाल कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते, तब ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। नॉन ट्राइबल्स की एंट्री बहुत बड़ी संख्या में जंगलों में होने लगी और वो वहां पे सेटल होने लगे। बेसिक पर्पस था जंगल या फॉरेस्ट लैंड की रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करना। इसी पर्पस से ऐसा किया जा रहा था। एग्रीकल्चर सेटल्ड होने लगा। पहले वो झूम कल्टीवेशन करते थे या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, तो एक अनसेटल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करती थी, इंडिपेंडेंट थी थोड़ी बहुत। अब जमीनों को सेटल डाउन किया गया।
तो लैंड ओनरशिप का मामला आ गया कि अगर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड आपने डेवलप कर लिया है और वहां पर ही एग्रीकल्चर होगा तो वो किसी का होगा। पहले नहीं था, पहले प्राइवेट ओनरशिप थी नहीं। आज आपने इस जमीन पर एग्रीकल्चर किया है और फिर आप कहीं और चले जाओगे और फिर अगले साल उसी जमीन पर कोई और एग्रीकल्चर करेगा, तो वो पीस ऑफ लैंड किसी का था ही नहीं। और जब वो पीस ऑफ लैंड किसी का था ही नहीं तो उसे खरीदने बेचने की कोई जहमत नहीं थी, और जब उसे खरीदने या बेचने की जहमत नहीं थी तो फिर कई सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, कई सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। मैं अक्सर एडवाइस देता हूं उन स्टूडेंट्स को जो हॉस्टल्स में, पीजीज में या रूम लेके रहते हैं। कई बार आप एक ही कमरे में एक से ज्यादा लोग रह रहे होते हो, तो वहां पर मैं, और कई बार जो रूम पार्टनर्स होते हैं या रूम पार्टनर्स होती हैं उनके बीच में विवाद हो जाता है। आप किसी के साथ रह रहे हो काफी लंबे समय तक तो किसी न किसी मुद्दे पर डिस्प्यूट हो जाता है। तो मेरे सामने कई बार सवाल आता है कि सर मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूं, पढ़ नहीं पाती हूं बिकॉज मेरा रूम पार्टनर के साथ बनता नहीं है। तो मैं वहां पर एडवाइस क्या करता हूं, मैं एडवाइस करता हूं कि देखो एक बहुत ही बेसिक रूल फॉलो करो, आपके रूम पार्टनर के साथ आपका कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लीस्ट नंबर ऑफ थिंग्स को पर्सनल बनाओ, कम से कम चीजें आपकी पर्सनल होनी चाहिए रूम में। कुछ चीजें तो ऑफकोर्स पर्सनल होती हैं, उन्हें रहने दीजिए, लेकिन ज्यादातर चीजों को पर्सनल मत बनाइए कि कोई आपकी किताब अगर उठा के कहीं रख दे तो आपको दिक्कत हो जाए, कोई आपका पेन ले ले तो आपको दिक्कत हो जाए, कोई आपकी कॉमन डिवाइस लैपटॉप वगैरह यूज कर ले तो आपको दिक्कत हो जाए। नहीं, किसी भी आइटम को इतना पर्सनल मत बनाइए। ठीक है, मोबाइल आपका पर्सनल है, कुछ कपड़े आपके पर्सनल हो सकते हैं, कुछ और प्रोडक्ट्स पर्सनल हो सकते हैं, वो ठीक है। खाने पीने की चीजों को पर्सनल मत बनाइए। मतलब अगर कोई एक चीज कमरे में आ गई तो आप सबकी है। अगर आपने ये काम किया और यही प्रैक्टिस सामने वाले ने भी फॉलो कर ली और आप लोगों ने लीस्ट नंबर ऑफ चीजों को पर्सनल बनाया तो विवाद खत्म, फिर झगड़े किस बात के होंगे। और जब आप अपनी चीजें शेयर करने लग जाओगे तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो भी अपनी चीजें आपके लिए सेक्रीफाइस करना शुरू कर देगा, तो विवाद खत्म हो जाएंगे। मतलब जितनी ज्यादा चीजें आपकी प्राइवेट होंगी वो उतने कन्फ्रंटेशंस, उतने विवाद पैदा करेंगी। तो मैं ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूं कि आप लीस्ट नंबर ऑफ थिंग्स को पर्सनल बनाइए, लीस्ट नंबर ऑफ थिंग्स को प्राइवेट यूज में लीजिए, जो बहुत जरूरी हैं उन्हें लीजिए। बाकी अगर आप एक रूम में किसी के साथ रह रहे हैं तो उसके साथ अपनी चीजों को शेयर करिए, खाने पीने की चीजें, कुछ और चीजें जो आप शेयर कर सकते हैं। आपके बीच में अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी, झगड़े होंगे ही नहीं, नहीं होंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रॉब्लम की जड़ यही ट्राइबल्स के साथ हुआ। पहले जमीन पब्लिक प्रॉपर्टी थी और अब जब सेटल्ड एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई, और जब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी बन गई तो किसी ने उसको क्लेम कर लिया और फिर खरीदना बेचना शुरू हो गया। अब यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। वो इस प्रैक्टिस को पसंद नहीं कर रहे थे। अब उनके पास एक लैंड थी, वो वहां पे रह रहे थे, उनसे कहा गया अब आपके पास एक सेटल लैंड है तो टैक्स पे करो। और जब वो टैक्स पे नहीं कर पाए तो उनकी जमीन छीन ली, और जब उनकी जमीन छीन ली तो वो कहीं और जमीन एक्वायर करने के लिए गए तो पता चला कि हर जमीन किसी न किसी की है। अब वो करे क्या? तो उनका जो पूरा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था वो ब्रेक डाउन कर दिया गया, वो तोड़ दिया गया। तो वो अपनी जमीनें धीमे धीमे खोने लगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर भी कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाने लगे, जिससे अब ट्राइबल्स बहुत नाराज होने लगे थे, वो बहुत ज्यादा नाराज होने लगे थे। मनी लेंडर्स ट्राइबल एरिया में आ गए। एक और प्रॉब्लम थी, ट्राइबल्स हमेशा बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम आप लोग जानते होंगे, आपने हमें गेहूं दिया, हम आपको वेजिटेबल्स दे देंगे, दैट्स ओके, बढ़िया है। लेकिन अब ये जो ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी इंपोज की गई, वहां पे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अब हम बार्टर सिस्टम पे काम नहीं करेंगे, आप हमको कैश में टैक्स पे करो। अब कैश में अगर टैक्स पे करना है तो उसका मतलब क्या है? कैश में टैक्स पे करने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी प्रोड्यूस है आप उसको बेचो, जस्ट सेल दैट, आप उसे बेचो और उसके बाद पैसे लेकर आओ। वो बेचते थे, कई बार अच्छे दाम नहीं मिलते थे तो मनी लेंडर से वो पैसे उधार लेते थे और फिर मनी लेंडर्स उनको डेट ट्रैप में फंसा के उनकी जमीनें ले लेते थे या उनसे बॉन्डेड लेबर करवाते थे। इन प्रैक्टिसेस ने ट्राइबल्स की लाइफ को बहुत एक्सप्लॉइटेटिव बना दिया। प्राइवेट प्रॉपर्टी ने उनकी ग्रोथ को अफेक्ट किया। फर्दर ब्रिटिशर्स ने क्लास और कास्ट के बेसिस पर डिस्टिंक्शन भी किया ट्राइबल्स का। अगर आप आज भी सोशल हायरार्की डिसाइड करो तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये कहते हुए सुना होगा ना लोगों को, आपने लोगों को, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जब लोग सोशल हायरार्की डिवाइड करते हैं तो वैसे डिवाइड करते हैं। इसमें एसटी कहां लाई करता है? कहां लाई करता है एससी? जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। अक्सर आप लोगों ने ये डिवीजन लोगों को करते हुए देखा होगा, बहुत ही कॉमन डिवीजन है जो सोसाइटी में
किया जाता है ये। अब यहां पर अगर आप हायरार्की डिसाइड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एसटी को सोशल हायरार्की में सबसे लास्ट में डाल दिया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब, ट्राइबल पॉपुलेशन को सबसे लास्ट में रखा जाता है। और ये जो डिवीजन है ना, ये ब्रिटिशर्स ने किया। ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पॉपुलेशन को सोसाइटी के सबसे निचले दर्जे पे रखा। इससे ना केवल मतलब वो सोशल डिवीजन का पार्ट ही नहीं थे, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट और आइसोलेटेड लाइफ जीते थे। सोशल डिवीजन उनका नहीं होता था, लेकिन उन्हें भी सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करके डिवाइड करके सबसे निचले पायदान पर डाल दिया गया। ये जो डिस्टिंक्शन क्रिएट किया गया उसमें उन्हें लोवेस्ट लेवल पर डाल दिया गया। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज का नंबर आया। जब क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं तो उन्होंने मेनलैंड पॉपुलेशन को कन्वर्ट करने की कोशिश की। उन्हें हार्डशिप हुई क्योंकि वहां के लोग थोड़े बहुत अवेयर थे, अपने रिलीजन को लेकर थोड़े कंसर्न थे। तब वो ट्राइबल पॉपुलेशन में एंटर किए, जहां पर लोग किसी कुल देवता, किसी ग्राम देवता, किसी पेड़, किसी पत्थर की पूजा करते थे। उन्होंने उन्हें बरगलाना शुरू किया और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाने की प्रक्रिया शुरू की गई, क्योंकि वो आसान था। दैट वाज कंपैरेटिवली इजी। बिरसा मुंडा बहुत ही फेमस ट्राइबल लीडर रहे हैं, उन्हें भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था क्रिश्चियन मिशनरीज ने। बाद में उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तब उन्होंने अपना खुद का फेज शुरू किया, बरसाइट। कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को कन्वर्ट करना आसान था, तो ये मिशनरीज बहुत एक्टिव हो गए ट्राइबल रीजन्स में। लेकिन धीमे धीमे ट्राइबल्स में भी कॉन्शियसनेस आई कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, तो वो नाराज होने शुरू हो गए। ये कई सारे कारण थे ट्राइबल्स के डिस्कंटेंट के, ट्राइबल्स के असंतोष के। इसके अलावा जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थे वो बाकी के मेनलैंड के रिवोल्ट से थोड़े से डिफरेंट थे। जैसे कि जो मेनलैंड रिवोल्ट्स थे वो कई बार ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में थे, मेजरली वो ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट में होते थे। लेकिन जो ट्राइबल रिवोल्ट्स होंगे वो आपको मेजरली मनी लेंडर्स, लोकल जमींदार्स, इनके अगेंस्ट में मिलेंगे, क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटी सीधे इंपोज होती नहीं थी वहां पे। ये मनी लेंडर्स, जमींदार ब्रिटिशर्स के एजेंट के तौर पे वहां पे जाके इंटरवीन करते थे। दूसरा कि कई बार जो आपको मेनलैंड रिवोल्ट्स मिलेंगे वो इंडिया की फ्रीडम को लेकर कंसर्न मिलेंगे, जबकि ट्राइबल रिवोल्ट्स आपको मेजरली लोकल इंडिपेंडेंस से एसोसिएटेड मिलेंगे। मतलब वो अपनी ट्राइब को इंडिपेंडेंट बनाना चाहेंगे, जैसे कि वो पहले थे। दे विल नॉट बी मच कंसर्न अबाउट दी नेशनल लिबरेशन। कुछ केसेस में आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलेगा। इसके अलावा ट्राइबल रिवोल्ट्स में आपको करिज्मेटिक पर्सनालिटीज मिलेंगी, मसीहा लाइक फिगर्स, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन किसी एक पर्सन को मसीहा मान लेगी और वो मसीहा उन्हें वादा करेगा कि आप मेरे साथ चल के लड़ो। उनके लड़ने का तरीका बहुत ट्रेडिशनल होगा, उनके पास बहुत स्मार्ट इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, स्टिल दे विल फील कि वो पावरफुल है। और वो मसीहा उन्हें वो समझाएगा कि आप इस सिचुएशन में भी ब्रिटिश अथॉरिटी से जीत सकते हो, हालांकि वो नहीं जीत पाएंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ट्राइबल रिवोल्ट्स में मिलेंगे, जो आपको मेनलैंड रिवोल्ट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बातें हो गई कि ट्राइबल रिवोल्ट्स के पीछे रीजंस कौन से थे। अब आइए जो अलग अलग अपराइजिंग्स हुई है ना, उनकी बात करते हैं। जो अलग अलग अपराइजिंग्स हैं हम उनकी बात करते हैं, एक एक करके हम उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चुआर अपराइजिंग 1776। चुआर, ये वर्ड बहुत डेरोगेटरी है, आई थिंक इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है एक ट्राइबल कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए। क्यों यह वर्ड डेरोगेटरी है? व्हाई दिस इज डेरोगेटरी? समझिए, बंगाल में जो लोकल ट्राइब्स थी उन्हें चार या फिर चुआर कहा जाता था। आप ये समझो चुआर का मतलब क्या होता है। चुआर का मतलब होता है पिग, यानी कि सुअर। आप एक ट्राइबल कम्युनिटी को चुआर कह रहे हो, पिग कह रहे हो, ये थोड़ा अजीब है। वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इस अपराइजिंग को चुआर अपराइजिंग कहा और वहीं से इंडियन हिस्टोरियंस ने भी इसे बोरो कर लिया। बट अगर इस शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए तो बेहतर है। अल्टरनेटिवली इस अपराइजिंग को जंगल महल की अपराइजिंग कहा जाता है। अल्टरनेटिवली इसे
जंगल महल की अपराइजिंग कहा जाता है, बट इट्स बेटर कि ये वर्ड यूज किया जाए। बट फिर भी चूंकि बहुत कॉमन है ये चुआर अपराइजिंग, ये जो की वर्ड है, हो सकता है आपके सामने इस वर्ड के साथ क्वेश्चन आ जाए, तो एटलीस्ट यू शुड नो कि हाँ जंगल महल की अपराइजिंग को चुआर अपराइजिंग भी बोलते हैं, ऑल्दो इस वर्ड का मतलब बहुत अच्छा नहीं है, बट वहां के ट्राइबल ग्रुप को डिनोट करने के लिए चुआर वर्ड यूज किया जाता रहा है। तो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी मिदनापुर की, उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ाया गया और उसकी वजह से जो उनका इकोनॉमिक डिस्ट्रेस आया, उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया, उन्होंने अपराइजिंग की। इसके अलावा फमाइन ने उनकी सिचुएशन को और ज्यादा बुरा बना दिया। जब फमाइन्स आते थे तो खाने को कुछ भी नहीं बचता था और लोग एक एक करके मरने लग जाते थे, सिचुएशन बहुत खराब होती थी। टैक्सेस को बढ़ाया जाना, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू की डिमांड करना, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, इन सभी ने फमाइन्स को और एग्रेवेट कर दिया उस समय में। और तब बंगाल की इस ट्राइबल कम्युनिटी ने फैसला किया कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे। दुर्जन सिंह जो कि एक जमींदार थे, उन्हें प्रेशराइज किया गया कि फमाइन की कंडीशन में भी वो ट्राइबल से रेंट वसूलें और अंग्रेजों को दे। दुर्जन सिंह ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने आपको मतलब ये हो सकता है बातें हमारी पहले भी हुई हों कि जो लोकल जमींदार होते थे ना, वो लोगों से कनेक्टेड होते थे, वो एक लिमिट से ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। लेकिन कोई बाहर से जमींदार आएगा तो उसे क्या फर्क पड़ता है। तो दुर्जन सिंह को हटा दिया गया, उनकी जमींदारी उनसे छीन ली गई। दुर्जन सिंह ने आसपास की ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक अपराइजिंग शुरू की, जहां पर उन्होंने 1500 सपोर्टर्स इकट्ठा किए और इस ग्रुप के लीडर के तौर पे सर्व किया। पैरेलली उनको हटाया इसीलिए गया था क्योंकि जंगल में बहुत रेवेन्यू होता नहीं था और अंग्रेज खूब सारा पैसा मांगते थे, वो दे नहीं पाते थे, तो मुश्किल आती थी। ठीक है, 1767 में भी अगर आप देखिए यहां पर, तो जमींदार काफी फ्यूरियस हो गए थे उसके पहले, बिकॉज उनसे ये कहा गया कि हर ट्राइबल कम्युनिटी जहां पे रहती थी उसके किनारे एक दीवार बना देती थी फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी। जानवरों से सेफ रखने के लिए वो दीवारें मिट्टी की होती थी, मड फोर्ट उसको वो लोग बोलते थे, मिट्टी से बनी हुए फोर्टिफिकेशंस। तो मिट्टी की ऊंची ऊंची दीवारें बनाते थे अपने पूरे सेटलमेंट के आसपास। बेसिक पर्पस होता था कोई जानवर हमला ना करे, क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और जब भी कोई बाहर से उनको प्रोसिक्यूट करने जाता था तो कई बार उसके पीछे से तीर धनुष से मारते भी थे। तो उनको ये बोला गया कि आप अपने सारे मड फोर्ट्स तोड़ो। इस बात को लेकर जमींदार बहुत फ्यूरियस थे कि आखिर आपको क्या दिक्कत है, मतलब मिट्टी की दीवारों से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इस बात के ऊपर भी नाराजगी थी। ब्रिटिशर्स इस रेबेलियन को बहुत ही ब्रूटली क्रश करते हैं, लगभग 200 लोगों को जान से मारा गया और फाइनली इस पूरी अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया गया। इस अपराइजिंग में ये फंडामेंटल बातें तो रही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको हर अपराइजिंग के लास्ट में एक चार्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जहां पर वो 5 इंपॉर्टेंट बातें आपको मिल जाएंगी जो जरूरी है किसी भी अपराइजिंग के बारे में। जैसे कि इस अपराइजिंग का नाम चुआर अपराइजिंग, लोकेशन बंगाल में मिदनापुर, ईयर 1776, लीडर दुर्जन सिंह, कॉज फमाइन, इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। इफेक्ट यह हुआ कि इसे क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन रिवोल्ट्स को आसानी से ब्रिटिशर्स कुचल देंगे, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेंगे लेकिन कुचल देंगे, क्योंकि उनकी आर्मी सुपीरियर थी। आपको इन 5 बातों पे कंसंट्रेट करना है। चुआर अपराइजिंग के बारे में फंडामेंटल्स जो मैंने आपको बताए वो समझिए और ये 5 बातें याद रखिए। क्योंकि देखिए ये चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल होता है और इसमें कुछ बातें तो आपको दिमाग में रखनी होंगी ना, तो जो बातें आपको दिमाग में रखनी है वो चार्ट के फॉर्म में आपको यहां मिल जाएंगी। ये 5 बातें दिमाग में रखिए चुआर अपराइजिंग के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपराइजिंग के ऊपर, दैट इज पहाड़िया रेबेलियन। ये पहाड़िया रेबेलियन होता है 1778 में। पहाड़िया नाम से समझ में आ रहा है ना, पहाड़ पे रहने वाले लोग पहाड़िया, पहाड़ी लोगों के बारे में आपने सुना होगा। तो पहाड़ों पे रहने वाली जो ट्राइब है दैट इज पहाड़िया। लेकिन कहां के पहाड़ और कैसी पहाड़िया ट्राइब, समझिए। पहाड़िया रेबेलियन, राजा जगन्नाथ, इन्होंने पहाड़िया रेबेलियन को लीड किया। राजमहल हिल्स के आसपास रहने वाली जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी, जो पहाड़ों पर रहा करती थी, उन्हें ही पहाड़िया कहा गया। और उन्होंने जो रेबेलियन किया था तो पहाड़िया रेबेलियन। प्रॉब्लम्स क्या थी?
जो ये ट्राइबल पॉपुलेशन थी राजमहल के हिल के आसपास की, वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही करते। ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जंगल के एक पीस ऑफ लैंड को साफ करना या पहाड़ के कुछ हिस्से को क्लियर करना, वहां पे खेती करना और फिर अगली बार उस जमीन को छोड़कर किसी और जगह पर खेती करना शुरू कर देना। यह बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी जो ट्राइबल्स प्रैक्टिस किया करते थे। जब उनकी इस प्रैक्टिस को इंटरवीन किया गया तो उन्होंने जो स्टैब्लिश्ड कम्युनिटीज थी आसपास की, जमींदार थे, लैंड लॉर्ड्स थे, उनके ऊपर फ्रिक्वेंट रेड्स करने शुरू कर दिए। राजमहल, गोड्डा और पाखुर ये पहाड़िया ट्राइब का रिसाइडिंग प्लेस रहा है। इसी रीजन में पहाड़ियाज मेजरली रहा करते थे। ब्रिटिशर्स ने एक टेरिबल कैंपेन चलाया पहाड़ियाज के अगेंस्ट में और फाइनली इस पूरे रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया इस पूरी अपराइजिंग को। एक चार्ट पहाड़िया रिबेलियन के बारे में, नाम पहाड़िया रिबेलियन, प्लेस राजमहल हिल, छोटा नागपुर का रीजन, झारखंड। झारखंड में छोटा नागपुर के रीजन में यह पहाड़िया पॉपुलेशन रहा करती थी। ईयर 1776, लीडर राजा जगन्नाथ, कॉज ब्रिटिश इंक्रोचमेंट जो उनके होमलैंड पे हुआ और उनके शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोकने की कोशिश की गई, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने रेड्स करने शुरू किए और इफेक्ट यह हुआ कि इसे बुरी तरीके से कुचल दिया गया। तो ये तो हो गया पहाड़िया रिबेलियन। तो चार्ट में बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझ में आ जाता है, बाकी चीजें मैं एक्सप्लेन तो कर ही दे रहा हूं। फिर तीसरा, भील अपराइजिंग, टाइम ड्यूरेशन 1818। बेसिक बातें याद रखिए, फंडामेंटल समझिए, बेसिक बातें याद रखिए। प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहां से आपके निकल जाएंगे, परेशान मत होइएगा, इसी इंफॉर्मेशन से आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए भील अपराइजिंग का रीजन फंडामेंटल तो यही था कि भील पॉपुलेशन को बहुत इल ट्रीट किया जा रहा था। इल ट्रीट करने का मतलब यह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स को छीन रही थी। जंगलों में जो चीजें उगती थी वो उन्हें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उन्हें उसके इस्तेमाल से रोका जा रहा था। पैरेलली उनके जो राइट्स थे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस को यूज करने का, वो छीना जा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो और मालवा जो ट्रीज थे उनकी कटिंग प्रोहिबिट कर दी गई। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं मालवा ट्री में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लकड़ियों की जरूरत थी। उन्हें लगता था अगर ये ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग लकड़ियां काट ले जाएंगे तो ये लकड़ियां उन्हें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो उनको इन लकड़ियों को काटने पर प्रोहिबिट कर दिया गया। बहुत कॉमन था शराब बनाना। ट्राइबल पॉपुलेशन में लगभग हर घर में वो खुद से ही शराब बनाते थे और कंज्यूम करते थे। ब्रिटिशर्स को तो पैसा चाहिए ना, अगर हर कोई शराब बनाएगा ट्राइबल पॉपुलेशन में तो उन्हें पैसा कैसे मिलेगा? यह बेहतर नहीं है कि कोई एक बनाए, बाकियों को बेचे और ब्रिटिशर्स को पैसा दे। यह ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ट्राइबल्स की हजारों सालों से चली आ रही परंपरा, उनके राइट्स को छीन रहे हो उनसे। लेकिन ब्रिटिशर्स को इस बात की परवाह क्यों रहेगी? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया लिकर को डिस्टिल करने का। कुछ लोग ही अब लिकर बना सकते थे, बाकी ट्राइबल्स उनसे खरीदे और जो बना रहा है उससे ब्रिटिशर्स पैसे वसूलेंगे, टैक्स वसूलेंगे। तो उनकी ट्रेडिशनल राइट्स छीने जा रहे थे एक एक करके। पहले कुछ चीजें जो पहले बहुत आसानी से अवेलेबल थी, जैसे कि ओपियम, अब उनके दाम भी बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे और ये सारी चीजें ट्राइबल लाइफ का पार्ट हुआ करती थी। ब्रिटिशर्स ने इन सभी चीजों पर एक्सक्लूसिव राइट गेन कर लिया कि इन्हें खरीदने या बेचने का जो काम है वो केवल ब्रिटिशर्स ही कर पाएंगे। फाइनली गोविंद गुरु ने एक अपराइजिंग शुरू की इस ट्राइबल कम्युनिटी को, भील्स को इकट्ठा करके। ब्रिटिशर्स ने भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भेजी और इस पूरे रेबेलियन को क्रश कर दिया गया। लेकिन जो एफर्ट्स भील्स ने किए, ऐसा नहीं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला या बस उन्होंने अपराइजिंग की, रिवोल्ट किया और उनके रिवोल्ट को कुचल दिया गया। इट वाज नॉट सो, ऐसा नहीं था। बल्कि ब्रिटिशर्स ने कुछ कंसेशंस दिए, उन्हें कुछ फॉरेस्ट राइट ग्रांट कर दिए गए, ठीक है, और कोशिश की गई कि उनको पैसिफाई कर लिया जाए। ऑल्दो उन्होंने काफी प्रयास किए, लेकिन इस पूरे रीजन में परमानेंट पीस नहीं मिली और समय समय पर यहां छोटी मोटी अपराइजिंग्स उसके बाद भी होती रही। परमानेंट पीस अचीव वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये तो भील अपराइजिंग की बात हुई। वही ग्राफ आपके सामने, भील अपराइजिंग इन ब्रीफ। भील अपराइजिंग को बिल्कुल ब्रीफ में समझिए। नाम भील अपराइजिंग, प्लेस राजस्थान, ईयर अर्ली 19th सेंचुरी, लीडर गोविंद गुरु, कॉज ब्रिटिशर्स ने बॉन्डेड लेबर शुरू किया। उनके
ट्रेडिशनल राइट्स को छीना और एग्रेरियन क्राइसिस उसकी वजह से शुरू हो गया। दैट वाज द रीजन फॉर द भील अपराइजिंग। चलिए, भील अपराइजिंग आपने समझ लिया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये दो फेजेस में चलता है, 1820 से 1837 के बीच में, और फिर 1899 से 1900 के बीच में। सेकेंड फेज में इसे बिरसा मुंडा लीड करते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज बिरसा मुंडा का था। तो आइए समझते हैं हो और मुंडा अपराइजिंग जो कंबाइंड वे में चलती है। हो और मुंडा, इस अपराइजिंग की जो शुरुआत है वो होती है जब पराहत के राजा, जो कि एक प्रिंसिपैलिटी थी सिंह भूमि के रीजन में। देखिए, बंगाल का एरिया आप समझिए, छोटा नागपुर का जो पूरा एरिया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया 1765 में, जब उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिला। जब उन्हें पूरा बंगाल मिला ना बक्सर के बाद, तो बक्सर के बाद जब उनको बंगाल मिला तो उनको छोटा नागपुर भी मिल गया, और जब छोटा नागपुर मिल गया तो उन्हें सिंहभूम का पूरा एरिया मिल गया। और जब उन्हें सिंहभूम का पूरा एरिया मिल गया तो सिंहभूम के राजा ने उनसे बोला कि आप हमको प्रोटेक्शन दो। हालांकि पूरी सॉवरेंटी सिंहभूम के राजा ने एक्सेप्ट नहीं करी थी, बहुत बाद में करी, लेकिन सिंहभूम के राजा ने उनसे इनिशियली ब्रिटिश रेसिडेंट से बोला कि आप हमको प्रोटेक्शन दो, जो मिदनापुर में सेंटर था। उसने फॉर्मली खुद को ब्रिटिश फ्यूडल लॉर्ड 1820 में एक्नॉलेज किया, बट उसने सिक्योरिटी पहले ही मांग ली थी, सिक्योरिटी उसने पहले मांग ली थी। अब सिंहभूम के राजा ने जब ब्रिटिशर्स से सिक्योरिटी मांग ली तो ब्रिटिशर्स ने अपनी अथॉरिटी को सिंहभूम के रीजन में इंपोज करना शुरू कर दिया, और वो वहां की ट्राइबल लाइफ में इंटरवीन करने लगे। सिंहभूम के रीजन में ही एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी थी पराहत की, और पराहत के जो राजा थे उन्होंने हो और मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया, और जो ब्रिटिशर्स का इंटरवेंशन था उनकी ट्राइबल कम्युनिटी की लाइफ में, उसके अगेंस्ट में एक अपराइजिंग शुरू की। तो आपको ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही है, ठीक है। बंगाल के हिस्से में छोटा नागपुर आया तो सिंहभूम आ गया, सिंहभूम के राजा ने फेवर ले लिया ब्रिटिशर्स का, तो उनकी भीतर जो एक प्रिंसिपैलिटी थी पराहत की, वहां के राजा ने रिवोल्ट किया, ठीक है, जो कि एक लोकल राजा थे, क्योंकि वो एक एक करके सिंहभूम का जो रीजन है उसे ऑक्यूपाई कर रहे थे। अभी तो ये झारखंड में आ गया है, पहले तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये पूरा बंगाल ही हुआ करता था ओवरऑल, ठीक है। तो जो होस्ट थे यानी कि हो ट्राइब के लोग थे, उन्होंने जो सिंहभूम के राजा का पैक्ट था कि हाँ उनके ब्रिटिशर्स के राइट्स चलेंगे वहां पर सिंहभूम के रीजन में, उसे बोला कि हम इसको नहीं मानते, क्योंकि ऐसा करके वो हमारी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और जल्दी ही उन्हें मुंडाज ने ज्वाइन कर लिया। हो और मुंडा को आने वाले समय में जो कुरुख ट्राइब के लोग थे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, और जो डीकूज थे, जो वो आउटसाइडर्स को कहा करते थे, बाहर से जो लोग आकर ट्राइबल रीजन में बस जाते थे उन्हें वो लोग डीकू कहा करते थे। तो जो डीकूज थे, जिनको वो फॉरेनर कहते थे, नॉन आदिवासी होते थे, लैंड ओनर्स, उनके घरों को उन्होंने जलाना शुरू कर दिया, उनको उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया, कई सारे लोगों को मार दिया गया। लेकिन जल्दी ही इस पूरे सिनेरियो में जो लीडर्स थे उन्होंने विद इन 3 मंथ सरेंडर कर दिया, और ब्रिटिशर्स ने धीमे धीमे करके इस अपराइजिंग को क्रश कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन समझिए कि ये रेबेलियन 1827 तक चला, जहां पर हो ट्राइब्स को फाइनली कंपेल किया गया कि वो लोग सरेंडर करें। 1831 में उन्होंने एक और रिवोल्ट ऑर्गेनाइज किया, जहां पर उन्हें मुंडास का भी सपोर्ट मिला छोटा नागपुर के, लेकिन फाइनली 1837 तक तो इसे सप्रेस कर ही दिया गया। 1857 में जो पराहत के राजा थे उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों के खिलाफ, और उस बार भी हो और मुंडा ट्राइब के लोगों ने पराहत के राजा का साथ दिया। फाइनली जो 1857 में रिवोल्ट शुरू हुआ था उसे 1859 में क्रश कर दिया गया। तो हमने देखा कि पराहत के राजा ने शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ हो और मुंडा अपराइजिंग को लीड किया, ठीक है। फिर इसका एक और फेज शुरू होता है मुंडा अपराइजिंग का, दैट वाज इन 1899 एंड 1900, जहां पे जो साउथ का रीजन था रांची के, वहां पर बिरसा मुंडा ने मुंडा ट्राइब के लोगों को इकट्ठा किया। उलगुलन, उलगुलन वो रिवोल्ट को कहते थे, अपराइजिंग को कहते थे। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग रही 1860 से 1920 के बीच में, जो कई सारी अपराइजिंग्स हुई हैं उनमें से
एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपराइजिंग थी ये। बिरसा मुंडा को बहुत ही कम उम्र में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा लिया गया क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा, और वो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में पढ़ने लग गए। और जब उन्होंने वहां पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान को देखा, तब उनको लगा कि ये गलत हो रहा है। तब उन्हें एहसास हुआ, जब उनके अंदर थोड़ी समझ आई, तो उन्हें समझा कि उन्हें जो कन्वर्ट करवाया गया है वो गलत है, और ये क्रिश्चियन मिशनरीज क्या कर रहे हैं। उन्होंने मिशनरी स्कूल छोड़ा। बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना खुद का एक फेथ शुरू किया, और अपने उस फेथ को उन्होंने बिरसाइट कहा। कई सारे मुंडाज यानी कि मुंडा ट्राइब के लोग इस बिरसाइट फेथ को फॉलो करने लग गए, और उनके फॉलोअर काफी तेजी से बढ़ने लग गए। बिरसा मुंडा जी ने खुद को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया, जिसका फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि वो जो लॉस्ट किंगडम है मुंडास का, उसको रिकवर करेंगे। बहुत प्राउडली वो कहा करते थे कि ब्रिटिश क्वीन का रेन अब खत्म हो चुका है, और अब द किंगडम ऑफ मुंडास का राइज होगा। जो मुंडास का किंगडम है, हम उसको राइज करवाएंगे और मुंडा रूल करेंगे। ये बातें लोगों को बहुत अपील करती थी। उन लोग उन्हें धरती अप्पा बुलाते थे, और उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ने लग गए थे। उन्हें लोग भगवान जैसा एक्सेप्ट करने लगे थे। जो वो मैंने कहा था मसीहा लाइक फिगर, लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लग गए थे। बिरसा मुंडा ने यह भी कहा कि चूंकि ईश्वर उनके साथ हैं, तो अंग्रेजों की गोलियां उनका कुछ नहीं कर पाएंगी। जब वो गोलियां चलाएंगे तो वो गोलियां फूलों में बदल जाएंगी। हालांकि जब रियल बैटल हुई तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके पास बहुत ही ट्रेडिशनल वेपन्स थे। बट ये अपराइजिंग जो एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे शुरू हुई, जल्दी ही इसने एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे खुद को कन्वर्ट कर लिया। जल्दी ही एक पॉलिटिकल फोर्स में कन्वर्ट हो गई, जहां पर फ्यूडल लॉर्ड्स, जमींदार, इनके अगेंस्ट में ये रिवोल्ट आगे बढ़ने लग गया। और जो एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में मुंडाज ने आवाज उठानी शुरू कर दी। मुंडाज ने छोटा नागपुर के पूरे रीजन को अपना एरिया क्लेम करना तो 1879 में ही शुरू कर दिया था। बिरसा मुंडा ने बस उसी क्लेम को और स्ट्रांग बना दिया, और उन्होंने उसके लिए एक स्ट्रगल भी शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने एक आर्म फोर्स को डिप्लॉय किया उस पूरे रीजन में। बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं था। यह मुंडा अपराइजिंग बिल्कुल बेकार थी, और मुंडास को इसका बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। जो आउटसाइडर्स मुंडा कम्युनिटी के लोगों की लाइफ को इंटरवीन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि जब तक वो यहां पर कंसेशन नहीं देंगे, मुंडास शांत होने वाले नहीं है। 1908 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट यानी कि CNT को प्रोक्लेम किया, और उसके अकॉर्डिंग अब ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन का एक बहुत ही मेजर कंसर्न था। इस तरीके से मुंडाज ने अंग्रेजों को बहुत लंबे समय तक उलझा के रखा। आइए इन ग्राफ बिल्कुल ब्रीफ में, नाम मुंडा रेबेलियन या फिर उलगुलन हो, और मुंडा को अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो वहां पे राजा पराहत आ जाएंगे। प्लेस छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन। ईयर एक फेज तो 1837 के राउंड रहा, और दूसरा 1899 और 1900। अगर आप पहले फेज में जाएंगे तो पराहत के राजा, और सेकंड फेज में आएंगे मुंडा अपराइजिंग में स्पेसिफिकली तो बिरसा मुंडा। कॉज जमींदार, ठेकेदार और मनी लैंडर्स का इंट्रूजन। वो मुंडा रूल को स्टैब्लिश करना चाहते थे, रिलीजियस पॉलिटिकल नेचर का था ये पूरा रिवोल्ट। और फाइनली छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट ऑफ 1908 आ गया, और ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई। तो इन ब्रीफ आपने ग्राफ में इस इंफॉर्मेशन को समझा। नेक्स्ट अपराइजिंग, कुकी अपराइजिंग 1826 से 50। काफी लंबा टाइम स्पैन है ना, 24 साल। मैंने बताया था कि रिवोल्ट बहुत ग्रेजुअली चलते थे। ये जंगलों में होते थे ना, अंग्रेज 1 किलोमीटर ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, जंगल उन्हें पता नहीं होता था, और ओपन में लड़ते नहीं थे, इसलिए ये अपराइजिंग बहुत लंबी चलती थी। ठीक है, कुकी अपराइजिंग देखिए, ये मणिपुर का जो लुशाई रीजन है, मणिपुर का जो लुशाई रीजन है, यहां पर होने वाली एक अपराइजिंग थी। मैंने पहले आपको कई बार बताया, झूम कल्टीवेशन बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, जहां पे वो एग्रीकल्चर किया करते थे। ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने
उनकी लाइफ को ट्रबल करना शुरू कर दिया, झूम कल्टीवेशन बैन कर दिया गया। अब ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगी ट्राइबल कम्युनिटी, मतलब उनकी जो सबसे इसेंशियल प्रैक्टिस है झूम कल्टीवेशन, वो उसे बैन कर रहे हैं, तो वो अपराइजिंग में आ गए। बाद में उन्हें सप्रेस कर दिया गया, तो कुकी अपराइजिंग सप्रेस कर ली गई। इन ब्रीफ देखिए, नाम कुकी अपराइजिंग, प्लेस मणिपुर, लुशाई हिल का रीजन, ईयर मतलब यहां पे देखिए, ईयर तो शुरू में मैंने आपको बता दिया था 1826 टू 50, 1826 टू 50, दैट इज द ईयर। लीडर, इसमें कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं थे, बल्कि जो टिपेरा के मतलब कुकी लोग थे उन्होंने ही ओवरऑल इसको लीड किया था। किसी स्पेसिफिक लीडर का नाम यहां पे नहीं है। इन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी जिसके तहत उन्होंने उनसे लेबर करवाना शुरू कर दिया था और उनके झूम कल्टीवेशन को बैन कर दिया था, उसके अगेंस्ट में पूरी अपराइजिंग होती है। ठीक है, तो ये तो कुकीज के बारे में बात हो गई। नाउ अहोम रिवोल्ट, लेट्स टॉक अबाउट द अहोम रिवोल्ट 1828। अहोम रिवोल्ट स्पेसिफिक था 1828 में। इसके पीछे का रीजन भी आप समझ जाओगे कि इतना स्पेसिफिक है क्यों। अहोम आसाम में रहने वाली ट्राइबल पॉपुलेशन है। एंग्लो बर्मिश वॉर, जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ते हो ना, तो मॉडर्न इंडिया में एक चैप्टर आता है ब्रिटिश इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और जब हम ब्रिटिश इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कैसे अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड किए, वहां पे 2 एंग्लो अफगान वॉर हुए, चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, बर्मा के साथ, भूटान के साथ। उन्होंने जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर लड़ा, फर्स्ट एंग्लो बर्मिश वॉर, तो जो बर्मा के रूलर्स थे वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। सो आसाम वाज द वे जहां से ब्रिटिशर्स ने बर्मा के साथ लड़ाई लड़ी, और जो वहां की अहोम पॉपुलेशन थी उनको यह वादा किया गया कि एक बार वो ये एंग्लो बर्मिश वॉर जीत जाएंगे तो वो आसाम छोड़कर वापस लौट जाएंगे। लेकिन जब वो एंग्लो बर्मिश वॉर में जीत जाते हैं तो उन्होंने आसाम को एनेक्स कर लिया और वो वहां से गए नहीं। ये बात बहुत खली अहोम लोगों को, क्योंकि आसाम उन्हें छोड़कर जाना था वादे के मुताबिक, लेकिन अंग्रेजों ने आसाम नहीं छोड़ा। एंग्लो बर्मिश वॉर के बाद गोमधर कनवार, उन्होंने इसे चैलेंज के तौर पे लिया और अहोम पॉपुलेशन को इकट्ठा किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में रेबल करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट बर्मा वॉर के बाद एक्चुअली में उन्हें आसाम को छोड़ देना था, बट उन्होंने छोड़ा नहीं। ब्रिटिशर्स ने अहोम एरिया को कब्जे में लेने की कोशिश की और उसे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का प्रयास किया गया, और इसी बात के अगेंस्ट में गोमधर कुनवार ने एक रेबेलियन शुरू किया। ये सभी लोग पहले जाके नागा हिल्स में छिप गए और वहां से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज को, अपने रेबेलियन को जारी रखा। बाद में अंग्रेजों ने मैनहंट शुरू किया और गोमधर कनवार के साथ सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सभी लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और मौत की सजा सुना दी गई। लेकिन ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अगर गोमधर कनवार को फांसी की सजा दे दी गई तो फिर वो अहोम को हमेशा के लिए, अहोम ट्राइबल लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे। तो अंग्रेजों ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई और उनकी लाइफ सेंटेंस को या उनकी फांसी की सजा को 7 साल की जेल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये तो अहोम रेबेलियन के बारे में बात हुई। नेम अहोम रिवोल्ट, प्लेस आसाम, ईयर 1828, बाद में 33 तक चला थोड़ा थोड़ा। लीडर गोमधर कुनवार, कॉजेज ब्रिटिशर्स ने आसाम से विड्रॉ नहीं किया फर्स्ट बर्मिश वॉर के बाद। बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपर आसाम का जो रीजन है वो महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया और वहां पर जो पुराना किंगडम था उसको रिस्टोर कर दिया गया। तो अहोम्स का ये जो पूरा रेबेलियन था उसका कुछ तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा और उन्हें थोड़ा बहुत सेल्फ डिटर्मिनेशन मिल गया आसाम में। ठीक है, हालांकि पूरे आसाम में नहीं, कुछ हिस्सों में मिल गया। बात करते हैं खासी अपराइजिंग की। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिली रीजन्स हैं जो आपको मेघालय में मिलते हैं। गारो, खासी, जयंतिया। एंग्लो खासी वार क्यों होता है समझिए।
खासीज ने 1829 से 33 के बीच में ब्रिटिशर्स के साथ एक लड़ाई लड़ी और इसे लीड किया गया तिरोध सिंह, या यू तिरोध सिंह भी इनको कहा जाता है, यू तिरोध सिंह स्योम भी कहा जाता है। तो तिरोध सिंह ने इस पूरे रेबेलियन को लीड किया जब उन्होंने ब्रिटिश गैरिसन के ऊपर हमला कर दिया, मतलब ब्रिटिशर्स का जो एक एरिया था उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। वो एक्चुअली में चाहते थे कि खासी हिल्स में एक रोड का कंस्ट्रक्शन ना किया जाए। अभी रोड के कंस्ट्रक्शन का पूरा मामला क्या था समझो। ब्रिटिशर्स के पास गारो और जयंतिया दोनों आ गया था, और जब गारो और जयंतिया दोनों का एरिया उनके पास आ गया तो वो एक सड़क बनाना चाहते थे जो ब्रह्मपुत्रा वैली को सिलहट से जोड़ दे। और ये जो सड़क थी वो खासी हिल्स के एरिया से होकर जा रही थी, और खासी हिल्स के एरिया से जब इस सड़क को बनाया जाने लगा तो बहुत सारे आउटसाइडर्स की खासी हिल्स के रीजन में एंट्री हुई, जिसमें कई सारे प्रोमिनेंट लोग भी आए। बहुत बड़ी संख्या में आउटसाइडर्स, इंग्लिशमैन, बंगालीज और लेबरर्स प्लेन से वहां पे लाए गए और उन्होंने खासी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। खासी, गारो, खमती और सिंफो, इन सभी लोगों ने खुद को तिरोध सिंह की लीडरशिप में इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक रिवोल्ट छेड़ दिया। ये जो अपराइजिंग थी ये पॉपुलर रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बाय द 1833। हालांकि ब्रिटिशर्स ने अपनी सुपीरियर पावर का मदद या इस्तेमाल करते हुए इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, चार्ट में आइए। खासी रेबेलियन, प्लेस मेघालय, ईयर 1829, लीडर तिरोध सिंह, रीजन गारो और खासी, गारो और जयंतिया हिल्स के बीच में खासी रीजन से होते हुए सड़क का बनाया जाना, कोशिश ब्रह्मपुत्रा वैली को सिलहट वैली से जोड़ना, रिजल्टेंट आउटसाइडर्स का इन्फिल्ट्रेशन और खासीस का एक्सप्लॉयटेशन। मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके इसे फाइनली सप्रेस कर दिया गया। तो ये तो रही खासी अपराइजिंग। नाउ कोल अपराइजिंग 1831-32, कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग आदिवासीज का एक रिवोल्ट था छोटा नागपुर के रीजन में 1829 से 39 के बीच के समय में। कोल कम्युनिटी के लोगों का अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन, अपनी परंपरा थी जिसके हिसाब से वो लोग रहते थे। ठीक है, और जब ब्रिटिशर्स ने उनके कल्चर में इंटरवीन करना शुरू किया तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उनके मन में एक गुस्से का भाव आ गया। ठीक है, एक गुस्से का भाव उनके मन में आ गया और फ्रस्ट्रेशन के चलते उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक रेबेलियन छेड़ दिया। जो फंडामेंटल रीजन था इस अपराइजिंग के शुरू होने का वो ये था कि साउथ बिहार के रीजन में ब्रिटिशर्स ने अपना एक एजेंट अपॉइंट कर दिया, एक पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट कर दिया, और धीमे धीमे करके वो आसपास के एरिया को कब्जे में लेने लगे। जब तक ब्रिटिशर्स ने वहां पे एंट्री नहीं थी, इन ट्राइबल्स के कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, और इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो एक्चुअली में परहास या फिर लोकल कॉन्फ्रेंसेस में डिसाइड किए जाते थे। जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी वहीं पर ये सभी लोग, कोल कम्युनिटी के लोग इकट्ठा होते थे और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड कर लेते थे। लेकिन अब कोई बाहर से आया, अंग्रेज, और अब वो बताएंगे कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से कोल्स के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। ये बात उनके लिए अनएक्सेप्टेबल थी, कोल्स के लिए अनएक्सेप्टेबल थी। नए लैंड लॉज बनाए गए और आउटसाइडर्स ने भी उन्हें एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उनकी लैंड्स को धीमे धीमे उनसे छीना जाने लगा। इरिगेशन के ऊपर भी टैक्सेशन लगा दिया गया। इसके अलावा इनफैक्ट इट्स नॉट इरिगेशन, इट्स इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब होता है इंपोजिशन। इंपोजिशन का मतलब है कि वो आइटम्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता था उनके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाने लगा। पहले वो फ्रीली एक सामान को दूसरी जगह पे लेकर जा सकते थे, बेच सकते थे, लेकिन अब अगर आइटम्स का मूवमेंट हो रहा था तो उसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जा रहा था। जैसे पहले नमक, साल्ट, इसे फ्रीली मूव किया जा सकता था, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं रह गया था। तो बुद्धो भगत ने इस अपराइजिंग को लीड किया कोल्स के लिए। कम इनटू द चार्ट, चार्ट में आइए। कोल म्यूटिनी, नाम, प्लेस छोटा नागपुर, बिहार, ईयर 1830, लीडर बुद्धो भगत। कोल कम्युनिटी के जमीन को कोल हेडमैन से छीनकर जो नॉन कोल पीपल है उनको ट्रांसफर करना। ब्रिटिशर्स ने एक मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए इस पूरे इशू को सेटल डाउन किया। कोंड अपराइजिंग 1837 टू 56। कोंड अपराइजिंग
के होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण मरिया सिस्टम को बैन करना था। व्हाट वाज मरिया सिस्टम? मरिया सिस्टम, नरबली, एक इंसान की बलि चढ़ा देना। जब भी उन्हें प्लीज करना होता था अपने गॉड को, तो वो किसी से कहते थे कि कौन वॉलंटरली उनके मैसेजेस को गॉड तक लेकर जाएगा। कोई पर्सन एग्री करता था और फिर उसकी बलि चढ़ा दी जाती थी। अंग्रेजों ने नरबली के इस सिस्टम को किलिंग जैसा माना। हालांकि वो उनके ट्रेडिशन का पार्ट था, लेकिन अंग्रेजों ने ऑल टुगेदर इसे बैन कर दिया। उन्होंने कहा अगर मरिया सिस्टम का कोई भी केस उनके सामने आया तो फिर जो भी पर्सन इसके लिए गिल्टी होगा उसे पनिश किया जाएगा। इट वॉज वन रीजन। इसके अलावा भी कुछ कारण थे। कुछ नए टैक्स इंपोज किए गए और कुछ नए जमींदारों की वहां पर एंट्री हुई। चक्र बिसोई, इन्होंने कोंड को इकट्ठा किया, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में तीर और धनुष लेकर खड़े हो गए। हालांकि अंग्रेजों के पास जो एडवांस वेपनरी थी उसके सामने इनके तीर और धनुष काम आए नहीं, और इस रेबेलियन को अंग्रेजों ने फोर्स का इस्तेमाल करके सप्रेस कर दिया। इन द चार्ट, कोंड अपराइजिंग, ईस्ट कोस्ट और सेंट्रल इंडिया में ईयर 1837 टू 56, लीडर चक्र बिसोई, कॉज मरिया सिस्टम को बैन करना, नए टैक्स इंपोज करना और जमींदारों की एंट्री। फाइनली सप्रेस कर दिया गया कोंड अपराइजिंग को। तो कोंड अपराइजिंग इज इक्वल टू मरिया सिस्टम याद रखिएगा। कोंड अपराइजिंग इज इक्वल टू मरिया सिस्टम याद रखिएगा, और चक्र बिसोई ने इसको लीड किया था, ये याद रखिएगा। मतलब कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हो जो दिमाग में रहे। कोंड अपराइजिंग इज इक्वल टू मरिया सिस्टम, क्योंकि जब भी वो पूछेंगे, मान लीजिए अगर वो कोंड अपराइजिंग से क्वेश्चन पूछेंगे, दे विल नॉट मिस मरिया सिस्टम। वो मरिया सिस्टम को, चूंकि मरिया सिस्टम में लोगों को मारा जा रहा है और सती सिस्टम में भी लोगों को मारा जाता था, तो ये कुछ ऐसे ट्रेडिशनल सिस्टम थे जो कहीं ना कहीं डेरोगेटरी तो थे। तो अगर वो कोंड अपराइजिंग पे क्वेश्चन पूछेंगे तो मरिया सिस्टम वो मिस नहीं करेंगे। आप इसको जरूर से जानते रहिए, ठीक है। संथाल रेबेलियन 1855 एंड 56, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 1857 के रेबेलियन के पहले, जस्ट पहले कौन सा एक अपराइजिंग हुई थी? दैट वाज संथाल रेबेलियन। संथाल ये ट्राइबल लोग थे जो राजमहल हिल्स के जंगलों में रहा करते थे। 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामिनीकोह का एरिया डिफाइन कर दिया झारखंड में, और बोला गया कि ये एरिया आपका है, संथालों का। बोला गया कि आप इधर रहो, हम इधर कुछ नहीं करेंगे, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे, आपको जैसे रहना है रहो। लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जो इनका ये नॉन इंटरफेरेंस का वादा था, ये ब्रीच हो गया और उन्होंने इस पूरे रीजन को इंटरवीन करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड इंटरवीनिंग इन दिस रीजन, और फिर तो संथालों को दिक्कत हो गई। उनसे रेंट वसूला जाने लगा और बहुत ज्यादा टैक्सेस डिमांड किए जाने लगे। संथाल पॉपुलेशन के लिए यह अनएक्सेप्टेबल था। एक और कारण था, संथाल हमेशा बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते थे और अब उनसे पैसे मांगे जा रहे थे, जिससे उन्हें उधार लेना पड़ता था। उधार वो चुका नहीं पाते थे, मनी लैंडर्स उनकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे और कई बार उनसे बॉन्डेड लेबर करवाया जाता था। इस पूरे सिस्टम से संथाल परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने सिद्धू कान्हू के लीडरशिप में रेबेल किया। सिद्धू कान्हू बहुत ही पॉपुलर लीडर रहे। इसके अलावा चांद और भैरव और उनकी बहनें फूलो और झानो, इन सभी लोगों ने इस रेबेलियन को लीड किया और संथाल रेबेलियन ब्रिटिशर्स के लिए किरकिरी बन गया। गुरिल्ला वॉरफेयर में इंगेज रहे संथाल्स, क्योंकि उनके पास कोई बहुत बड़ी आर्मी और मिलिट्री तो थी नहीं, तो उनके लिए छुप के लड़ना एक अच्छा ऑप्शन था और उन्होंने उस ऑप्शन को ऑप्ट किया। उन्होंने अपनी खुद की ट्रूप्स को तैयार किया और उन्होंने आसपास का एक बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर भी कर लिया। राजमहल हिल का, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का, बीरभूम का, ये पूरा हिस्सा संथालों के पास आ गया। लगभग 10,000 संथाल लोगों को मिलिटराइज किया गया सिद्धू और कान्हू के द्वारा। उन्होंने कई सारे स्टोर हाउसेज जला दिए, वेयर हाउसेज जला दिए और हर तरीके का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब कर दिया अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों को यह संथाल रेबेलियन बहुत भारी पड़ा। लैंडलॉर्ड्स गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, जबकि लोकल लोगों ने पूरे एनर्जी के साथ संथाल पॉपुलेशन को सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली सिद्धू और कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका एक बहुत ही ब्रूटल एंड हुआ।
संथाल रेबेलियन को कुचल दिया गया 1856 में और ये रेबेलियन यहां पे खत्म हो जाता है। नाम संथाल रेबेलियन, प्लेस राजमहल हिल, ईयर 1855, लीडर सिद्धू और खान, कॉजेस डिकूज कॉपरेशन जो आउटसाइडर्स थे, और एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना बाद में क्रिएट किया गया ताकि संथाल पॉपुलेशन को पैसिफाई किया जा सके। रंपा रेबेलियन 1922, रंपा रेबेलियन। रंपा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया ये आपको गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, आंध्र प्रदेश के 700 स्क्वायर किलोमीटर, 700 स्क्वायर माइल का एरिया है। वहां पर एक पोडू सिस्टम था, पोडू सिस्टम भी वही सिस्टम था जहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता था। जंगल का एरिया साफ किया, वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या कल्टीवेशन उनके द्वारा किया जाता था। ब्रिटिशर्स इस फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा चाहते थे क्योंकि उन्हें रेलवे और शिप्स बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम को इंटरवीन करना शुरू किया, क्योंकि पोडू सिस्टम में जंगलों को साफ करते थे तो पेड़ों को काटते थे। वो नहीं चाहते थे पेड़ कटे, मतलब ऐसा उनको एनवायरमेंट का कोई कंसर्न नहीं था, पेड़ तो कटेंगे लेकिन पेड़ वो काटेंगे, ये वहां के ट्राइबल्स नहीं काटेंगे, क्योंकि उनको रेलवे के लिए, शिप्स के लिए लकड़ियां चाहिए थी। लोकल ट्राइबल लोगों को जंगलों के ऊपर उनके राइट्स खत्म कर दिए गए। अल्लूरी सीताराम राजू जो कि एक सन्यासी थे, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया और जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उसको इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ एक रेबेलियन शुरू किया। अल्लूरी राजू ने भी गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया। रिवोल्ट अगस्त 1922 में शुरू हुआ और मई 1924 तक चलता रहा। हालांकि बाद में अल्लूरी राजू को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें जान से मार दिया गया। कोई इंक्वायरी ऑर्गेनाइज नहीं की गई कि आखिर क्या रीजंस थे इस रंपा रेबेलियन के, उसे बस पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। ग्राफ में देखिए, नाम रंपा रेबेलियन, प्लेस आंध्र प्रदेश, ईयर 1922, लीडर अल्लूरी सीताराम राजू, कॉज ट्राइबल लेकिन वो मिलिटेंट नेचर के थे। मनीलैंडर्स और आउटसाइडर्स उनके ट्रेडिशनल राइट को खत्म कर रहे थे। वैसे तो अल्लूरी राजू जी गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने वायलेंट मीन्स का इस्तेमाल किया अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। तो ये हमने पूरी ट्राइबल अपराइजिंग को कवर किया। ग्राफ्स पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत डेप्थ में मत जाइएगा हर एक रेबेलियन के, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, आप बहुत डीप नहीं जा सकते। विड्थ कवर करिए, ज्यादा से ज्यादा रेबेलियन कवर करिए जो इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है। कम से कम मैंने जितने करवाए हैं उतने तो कर लीजिए। और 5 बातों पर, वही बातें फिर से दोहराता हूं, फोकस करिएगा। रिवोल्ट कहां हुआ, कब हुआ, किसने लीड किया, क्या कॉज था, क्या इफेक्ट हुआ, या रिजल्ट क्या निकला, बस इतना कवर करिए हर रिवोल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं ये पूरा सेशन आपको समझ में आया और आप ट्राइबल रिवोल्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, और बहुत ही कंसाइज मैनर में आपने ट्राइबल रिवोल्ट को कवर भी कर लिया है। चलिए फिर इस सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी हो गया है।